ये तो आग है जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन एक युद्ध की आग जो 28 फरवरी को भड़की थी वो अभी तक पूरी तरह से शांत नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक बार फिर से बीती रात अमेरिका और ईरान में सीज फायर के बीच सैन्य टकराव बढ़ा है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से अटैक हुआ है ईरान पर, और इसके बाद ईरान की तरफ से भी पलटवार किया गया है। जो उन इलाकों पर, उन आर्मी बेस पर जो कि कुवैत में मौजूद है अमेरिका के, जो कि बहरीन में मौजूद हैं, इन पर अटैक्स वहां पर किए गए। इन फ्रेश अटैक्स के बाद एक बार फिर से युद्ध की ये आग भड़की हुई नजर आ रही है, और संकट में इस वक्त न सिर्फ पश्चिमी एशिया है, मिडिल ईस्ट है, बल्कि आधी से ज्यादा दुनिया है, और भारत पर तो इसका जो असर पड़ रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में चार तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर आप देख सकते हैं। ईरान का कुवैत पर हमला हुआ, मिसाइल्स वहां पर दागी गई ईरान की तरफ से, हालांकि डिफेंस सिस्टम वहां पर एक्टिवेट हुआ और इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर न्यूट्रलाइज किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने लगातार जो आप देख पा रहे हैं, ये बीती रात की तस्वीरें हैं जब फ्रेश अटैक्स हुए हैं। अमेरिका की तरफ से निशाना बनाया गया था ईरान को, और इसके बाद ईरान की तरफ से जवाब में कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी आर्मी बेस को निशाना बनाया गया। इनमें बहरीन में मौजूद 5th फ्लीट का जो सेंट्रल कमांड है उसे एक बार फिर से ईरान ने निशाना बनाने की कोशिश की है। वहाँ किस तरह के नुकसान की खबरें हैं, क्योंकि मिसाइल्स अटैक वहाँ पर हुए हैं। कुवैत में भी कुछ मिसाइल्स अटैक किए गए थे, लेकिन यूएस आर्मी की तरफ से, यूएस सेंटकॉम की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इन अटैक्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया था और इन्हें न्यूट्रलाइज कर लिया गया। लेकिन सवाल इसी को लेकर, जो एनर्जी क्राइसिस बना हुआ है, जो आर्थिक संकट इस वक्त भारत के साथ साथ दुनिया भर में खड़ा हुआ है, अगर ये युद्ध और भड़का, ये सीज फायर टूटा, तो जाहिर तौर पर बड़ा और क्या आर्थिक सुनामी इसको लेकर आएगी, सवाल इसी को लेकर है। इस सबके बीच खास लोग इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। शुरुआत संजीव आपसे ही, क्योंकि 28 फरवरी के बाद जो पश्चिमी एशिया इस युद्ध की आग में झुलस रहा है, बीते एक महीने में थोड़ी राहत आई थी जब सीज फायर का ऐलान हुआ था, लेकिन लगातार इजराइल के लेबनान पर अटैक होना और इसको लेकर ईरान की नाराजगी जाहिर करते हुए शांति वार्ता से कदम पीछे खींचना, लेकिन अब यूएस का ईरान पर अटैक और ईरान का ये रिटालिएशन, क्या युद्ध एक बार फिर से भारत को और दुनिया के बाकी हिस्सों को झुलसा सकता है, न सिर्फ एनर्जी क्राइसिस के लेवल पर बल्कि इकोनॉमिक सुनामी के लेवल पर? संजीव, पहले आप। देखिए मकसूद, जहां तक सवाल लेबनान पर इजरायली हमले का है, तो वो तो जब से 7 अप्रैल से युद्ध विराम हुआ था तब से लगातार जारी था, और ऐसा नहीं है कि वो कोई आकस्मिक वजह हो सकती है, इमीडिएट वजह हो सकती है, क्योंकि वो अपने आप में अलग तरीके से डील किया जा रहा था, और ये जरूर था कि वो एक इरिटेंट की तरह था, और जो कि ईरान और अमेरिका के बीच एक युद्ध समाप्ति की जो बातें हो रही थी उसे सफल नहीं होने दे रहा था। लेकिन ये कहना कि इजराइल ने चूंकि लेबनान पे हमला किया, इस कारण से ये युद्ध जो कल रात हम लोगों ने देखा फिर से शुरू होते हुए वो हो गया, ऐसा नहीं है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसकी वजह है। लेबनान पर इजरायली हमला और इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला, ये तो लगातार अपनी तरीके से चल ही रहे थे, लेकिन जो कल रात देखा दुनिया ने वो दरअसल ये था कि एक ईरानी टैंकर पर पहले अमेरिकियों ने हमला किया, और उसके बाद फिर अमेरिकी टैंकर्स पर ईरानियों ने हमला किया, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है, और उसके बाद फिर एक कमांड एंड कंट्रोल जो कासिम द्वीप के आसपास था ईरान का, उसके ऊपर अमेरिकियों ने हमला किया, और उसके बाद फिर जो जवाबी कार्रवाई थी ईरान ने उसे और ज्यादा बड़ा करते हुए बहरीन और कुवैत में कर दिया, और जब बहरीन और कुवैत में किया, जाहिर है उसके बाद फिर मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की बातें और नुकसान कितना हुआ ये बताने की बातें। अब कोशिश ये हो रही है, जानकारी ये देने की कोशिश हो रही है दोनों तरफ से कि दरअसल हम दोषी नहीं थे, सामने वाला दोषी था। अब से कुछ देर पहले खबर ये आई है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तमाम वो देश जो कि पश्चिम एशिया में है, जिनसे बातचीत चल रही थी, टर्की और दूसरे देश, उनको बताया है कि किन परिस्थितियों में
इस तरह के हमले कल हुए और अब क्या हो सकता है। यानी कि पूरा जो एक ताना बाना शांति का बुना गया था वो अचानक डिस्टर्ब हो गया है। और यहां से दोनों तरफ रास्ते जाते हैं। या तो यहां पर एक बार फिर से ठिठक कर सोच सकते हैं वो तमाम पार्टीज की युद्ध से क्या फायदा है, या फिर युद्ध की तैयारी एक नए सिरे से शुरू हो जा सकती है, या फिर युद्ध ही शुरू हो जा सकता है। और फिर जैसा कि आप बता रहे हैं, ऊर्जा संकट से जूझ रही दुनिया को एक बार फिर से नई मुश्किलें झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि मत भूलिए, ईरान ने यह कह रखा है कि $200 प्रति बैरल तक तेल की कीमतें जा सकती हैं। लेकिन आज की तारीख में यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है मकसूद, की इस युद्ध से किसका फायदा है। अमेरिकियों का फायदा कितना है और ईरान का कितना फायदा है। अमेरिकियों को इस लिहाज से फायदा होता दिखाई पड़ रहा है क्योंकि जो तेल का बाजार है वो बदल रहा है और अमेरिकियों को नए तेल के सोर्स के तौर पर अब देखा जा रहा है। भारत जैसे देश भी देख रहे हैं। वहीं ईरान को इस युद्ध से अब बहुत ज्यादा ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई लाभ है। अपने आप को असर्ट करने की उनकी जो कोशिश है वो भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक सतह पर पहुंच गई है। लिहाजा एक शांति वार्ता की जरूरत है। पर यहां पर अमेरिकियों के द्वारा गोल पोस्ट को बार बार बदलने से वो शांति वार्ता सफल नहीं हो रही है और इस बीच ये कल की घटना हो गई है। लेकिन कल की घटना में एक सिल्वर लाइनिंग बस यही है कि दोनों में से दोनों पक्ष कोई भी इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। कम से कम वो शुरुआती जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद ये देखा नहीं गया है। और ऐसे में देखना यह है कि क्या कोई सेंस प्रिवेल करता है और क्या युद्ध को यहीं पर रोका जाता है और फिर से बातचीत के प्रयास शुरू किए जाते हैं या फिर नहीं। मकसूद, तो क्या बातचीत होगी इस हालात में? कर्नल रैन, योर फर्स्ट कमेंट ऑन दीज फ्रेश अटैक्स जो अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ है बीती रात। इससे पहले मार्को रूबियो जब सीनेट के सामने सीनेट कमेटी के सामने जब बोल रहे थे, उनका जिस तरह का बयान सामने आया था ईरान पर सैंक्शंस में रिलीफ न देने को लेकर, क्या यह भी एक वजह हो सकती है? क्योंकि ईरान यही कह रहा है हमें नुकसान की भरपाई चाहिए, उसके बाद ही होर्मुज को लेकर कुछ हो पाएगा। अगर इसी तरह से अटैक्स वहां पर जारी रहे तो होर्मुज संकट के बाद क्या बाबल मंदेब संकट भी दुनिया के सामने, पश्चिम एशिया के सामने खड़ा होगा? क्योंकि अब ईरान इसको लेकर भी रिजिड हो रहा है। कर्नल डैन, देखिए मकसूद, पहली बात तो यह है कि पिछले जब से सीज फायर हुआ था तब से लेके अब तक, चाहे बीच में पाकिस्तान आया हो, तुर्की था, ओमान था, आपका मिस्र भी था, इजिप्ट भी था, लेकिन इन सब के जितने भी आदान प्रदान हुआ, इधर से इंफॉर्मेशन उधर, उधर से इधर, और इसका सबसे बड़ा बात यह है कि हर बात मुज्तबा के ऊपर जाके खत्म होती है और वहीं से शुरू हो रही है। लेकिन मुज्तबा है कहां ये कोई नहीं जानता। जो IRGC है उसकी कमान आज की तारीख में वहीदी के हाथ में है। कहना यह है कि वहीदे को मुज्तबा जी को चिट्ठी लिख के देते हैं या संदेश देते हैं, वो उसको लेके आते हैं पजेश्कियान के पास, पजेश्कियान उसको अरागची और जो मोहम्मद कालीबाग है उनको देते हैं, वो पाकिस्तान के माध्यम से या ओमान के माध्यम से फिर डोनाल्ड ट्रंप के पास जाती है और यही सिलसिला वापस हो रहा है। लेकिन यह बात भी सच है कि अमेरिका ने इस बात को माना है और खासकर जो खबरें भी निकल के आ रही हैं ईरान के अंदर से कि अब इनके पॉलिटिकल और IRGC इन दोनों गुटों के अंदर डिफरेंसेस बहुत बढ़ चुके हैं। अगर हमें याद हो तो जब पहली बार ईरान ने अटैक किया था इन सब गल्फ कंट्रीज के ऊपर, तो पजेश्कियान ने वहीदी को बोला था कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसा मत करो, नहीं तो अगर ये सब लोग इकट्ठा होकर कुछ करेंगे तो हम 40 साल पीछे चले जाएंगे। और हमारी जो प्रेसिडेंट की जो पजेश्कियान की पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, वो वाहिदी लेके बैठा हुआ है और IRGC ने पूरा कंट्रोल कर रखा है। तो ये वापस मांगी तो उनको एक तरीके से शटअप कॉल कर दिया। अभी कल परसों बोला अपना, वो कहते हैं अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके विदेश मंत्री अरागची हैं उन्होंने IRGC के सामने घुटने टेक दिए। अब वो IRGC की भाषा बोल रहे हैं और यह बात पसंद नहीं आ रही पजेश्कियान को। तो लिहाजा बात किससे की जाए, किससे ये सौदा चल रहा है, कौन शांति वार्ता की बात कर रहा है, ये बेतुकी बात हो जाती है। शायद इसके पीछे जो मेरा मानना है वो ये है कि लेबनान के अंदर इजराइल को एक पूरी खुली छूट दी गई कि आप लितानी नदी नहीं,
जेरान नदी से भी आगे। अब तो वो कह रहे थे बैरूत पे अटैक करेंगे, कल एक उसका न्यूज आया कि भाई मना कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि नहीं नहीं बैरूत पे अटैक मत करो, सेना वहां मत भेजो। 20% लेबनान को घेर चुका है अभी इसराइल। और ये शायद मकसद ये था कि अगर ये युद्ध में जाते हैं आगे ईरान के साथ, तो जिस प्रकार से हिजबुल्लाह की मिसाइल जो लेबनान से आ रही थी इसराइल के ऊपर, और वो मिसगाइड कर रही थी इनके एयर डिफेंस सिस्टम को, जब एक्चुअल मिसाइल्स जो है कॉस्टली वाली, बड़े वाली घातक मिसाइल्स ईरान छोड़ रहा था, तो जो रॉकेट्स हिजबुल्लाह छोड़ रहा था उसके चक्कर में वो स्ट्राइक कर जा रही थी। तो एक वो खतरा न्यूट्रलाइज करना इनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि इसराइल बहुत छोटा सा है और कभी भी इसका जो तहस नहस बहुत जल्दी हो सकती है वहां के अंदर। दूसरी बात देखिए, जहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सवाल है, स्टैंडिंग पोजीशन दोनों की क्या है? अमेरिका की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है बिल्कुल खुला रहेगा, पहले जैसा, जैसे इंटरनेशनल जो नेविगेशन है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के साथ में। और आपका जो न्यूक्लियर जो इनरिच्ड यूरेनियम है 440 किलो, वो प्लस जो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है आपका, जो कि एनपीटी के अंदर इनको, ईरान को देखा जाए तो लेजिटिमेट है कि 3 से 5% तक संवर्धित कर सकते हैं, पर अमेरिका कहता है बिल्कुल नहीं। अब दोनों के दोनों, वो कहता है कि यूरेनियम की बात नहीं करूंगा, ईरान कहता है, अमेरिका कहता है हम इसको बंद करके छोड़ेंगे। वो बोलता है मैं हॉर्मुज में टोल टैक्स लगाऊंगा और ये मेरे अंडर रहेगा। अमेरिका कहता है इसको खोल के रहेंगे। दोनों की तरफ से इतनी स्ट्रॉन्ग रेड लाइंस हैं कि यहां पे युद्ध के अलावा कोई चारा ही नहीं है। लेकिन क्या युद्ध से अमेरिका कुछ हासिल कर पाएगा? और 28 फरवरी से लेकर अभी तक अमेरिका हासिल क्या कर पाया है? कर्नल त्यागी, एक बार फिर से मोर्चा खुल रहा है। ये तो अगर वहां हम देखें तो वहां रशिया का यूक्रेन की राजधानी कीव पर फ्रेश अटैक हुआ, यहां इधर ये फिर से मिसाइल्स एक्सचेंज भी हैं, जिस तरह से फायर हुए दोनों तरफ से, ईरान और अमेरिका की तरफ से। भारत और आधी दुनिया के सामने जो एक संकट खड़ा है, क्या ये और बड़ा हो जाएगा? यकीनन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये आज की स्थिति में भी भारत के लिए संकट पैदा हो गया है। अगर ना हुआ होता तो भारत को अपने पेट्रोल और डीजल की कीमत पिछले कुछ ही समय में 4 बार ना बढ़ानी पड़ती, और ये सिचुएशन आगे और बढ़ेगी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी है। अमेरिका ने कहा कि आप इसे खोलो, ईरान ने कहा कि हम इसे खोल देंगे, आप हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं उनको रिलीज कर दो। तो डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ अमेरिका ने कहा कि हमने सैंक्शंस को रिलीज करने को न्यूक्लियर यूरेनियम के एनरिचमेंट से जोड़ा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खोलने से नहीं जोड़ा था। लिहाजा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप खोलो, सैंक्शंस हम तब रिलीज करना शुरू करेंगे जब आप अपना यूरेनियम हमें दे दोगे। दोनों तरफ की जो शर्तें हैं वो ऐसी हैं कि उनमें कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ही नहीं। ये जो अब हमला हुआ है, इससे पहले भी हमले हुए हैं, लेकिन उसको वो छुटपुट बता रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के लॉन्चर साइट के ऊपर हमला किया, उसकी बोट जो माइन बिछाने जा रही थी उसके ऊपर हमला किया, उधर ईरान ने भी हमला किया, एक दूसरे के टैंकर पे हमला किया, और अब अमेरिका ने केशम आइलैंड के ऊपर हमला किया, खर्ग आइलैंड के ऊपर हमला किया। उससे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब किया। उसके रिटेलिएशन में ईरान ने कुवैत और बहरीन में हमला किया। अब जो कुवैत में हमला किया, ये उनके इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया, वहां की कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। टर्मिनल 1 की एक बिल्डिंग तो बुरी तरह से ध्वस्त भी हो गई। तो ऐसी स्थिति में ये, लेकिन ये ऐसी स्थिति होने के बाद भी, और ये भी होने के बाद कि ईरान ने ये कह दिया कि अगर इजराइल लेबनान में हमला करता रहेगा तो हम इसे सीज फायर का उल्लंघन मानेंगे। ये सारे कुछ कहने के बाद भी ना ईरान चाहता है कि सीज फायर को तोड़ा जाए, ना अमेरिका चाहता है कि सीज फायर को तोड़ा जाए। यानी दोनों कंट्रीज लड़ना नहीं चाहती। अब अगर लड़ना क्यों नहीं चाहती, पहले एक शब्द, अमेरिका तो इसलिए लड़ना नहीं चाहता कि अगर अगर लड़ाई शुरू हुई दोबारा से तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज
पूरी तरह बंद हो जाएगा। अब उसमें से कुछ 10, 20, 30 कुछ तो जहाज निकल रहे हैं। 30 से 35 ऑलमोस्ट ईरान बाल मंडेव को भी बंद करने के लिए कह रहा है, यानी कि अगर 20% यहाँ स्टॉपेज लगेगा, 12% वहां भी लगेगा। यानी अमेरिका के ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने का अभी आ रहा है, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए अमेरिका भी लड़ाई को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, और ईरान इंटरनली कहे चाहे कुछ भी, इसलिए नहीं बढ़ाना चाहता कि उसके पास लड़ने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा उसके पास है नहीं। क्योंकि एक जब प्रोटेस्ट शुरू हुए थे तो प्रोटेस्ट इसलिए शुरू हुए थे कि इकोनॉमी ईरान की खराब थी, फिर उनके 42,000 लोग मर गए, फिर युद्ध हुआ, फिर दोबारा युद्ध हुआ, और अब तो नेवल ब्लॉकेड लग गया है। अब उस नेवल ब्लॉकेड की वजह से ईरान चाहे जितने प्रॉमिस करे कि जी मैं तो रेल रूट से भेज रहा हूँ, मैं तो कैस्पियन सी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं तो शैडो फ्लीट से भेज रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसके ऊपर दबाव तो है। उसके कम से कम 60 ऐसे वेसल्स हैं जिन्हें वापस भेज दिया गया या नहीं जाने दिया गया, तो उसके ऊपर एक दबाव भयंकर आ चुका है। वो लड़ाई, लेकिन क्या ये दबाव, संजीव एक रिएक्शन आपका फिर यूके देवनाथ सर के पास जाएंगे, क्या ये दबाव सिर्फ ईरान पर ही है, या फिर फ्रांस ने जैसे पिछले दिनों यूएनएससी की मीटिंग कॉल की, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? लगातार इजराइल बहरीन उस पर लेबनान पर अटैक्स कर रहा है। क्या ये सब कुछ ट्रंप की मर्जी से हो रहा है, या उनकी मर्जी, या नेतन्याहू उनकी सुन नहीं रहे हैं? क्योंकि एक्सियस तो कुछ दावा अलग करता है, और अमेरिकी यूएस कांग्रेसमैन जो है थॉमस मैसी, वो कुछ अलग दावा करते हैं। कुल मिलाकर दुनिया क्या इसी भंवर में फंसी रहेगी, और एक एक दिन क्या एक एक घंटा बहुत मुश्किल होता जा रहा है भारत समेत बाकी देशों के लिए? देखिए, इसमें इजराइल की जो भूमिका रही है शुरुआत से, वो हमेशा संदेहास्पद रही है, और एक बड़ा वर्ग अमेरिका में ये सोचता है कि युद्ध से जुड़े हुए तमाम बड़े फैसले इजराइल के हिसाब से लिए जाते रहे अभी तक। लेकिन अगर ऐसा था भी, तो भी पिछले 2 दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसमें बताया यही जा रहा है कि ईरान द्वारा वार्ता को स्थगित करने के बाद ये एक रियल थ्रेट के तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप को दिखाई पड़ा, और उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि अब युद्ध को आप रोक दीजिए, बहुत हुआ। और देखिए, ये रियल थ्रेट तो था, तभी तो ईरान द्वारा बातचीत को खत्म करने के तुरंत बाद इस तरह की घटनाक्रम सामने आई, जिसमें एक दूसरे के ऊपर फिर से हमले शुरू हो गए हैं। यानी कि इजराइल को अब रोका जा रहा है, और अगर इजराइल को रोकने में अमेरिका सफल हो जाता है तो जाहिर है कोई निदान निकलता सा दिखाई पड़ता है। वरना ये तमाम बातचीत जो अभी तक पाकिस्तान और दूसरे मध्यस्थों के द्वारा हो रही थी, ये आईवॉश की तरह थी, क्योंकि अमेरिका भी इजराइल को एक तरफ से हरी झंडी दे रखा था, और उसने युद्ध को कब तक चलाना है ये इजराइल के हाथ में छोड़ रखा था। लेकिन अमेरिका को अब लगने लगा है, वहां पर इलेक्शंस के दौर आने वाले हैं, और ये उनके पर्सनल अप्रूवल रेटिंग्स के लिए बहुत अच्छा नहीं अगर कर रहा है, लिहाजा वो चाहते हैं कि युद्ध समाप्त हो। लेकिन इजराइल, ग्रेटर इजराइल की जो उसकी अपनी प्रोजेक्ट है, जिसमें कि वो लेबनान, दक्षिणी लेबनान के एक बड़े हिस्से में प्रवेश कर चुका है, वो चाहता है कंसोलिडेट करना। लिहाजा कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट का क्लास इजराइल और अमेरिका में दिख रहा है। अमेरिका प्रिवेल करेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बस छूट जाए और चीजें जो है वो हाथ से निकल जाए। ईरान और अमेरिका ही असली प्लेयर्स है, और इजराइल इस पूरे मौके का फायदा उठा रहा है। और अगर मान लीजिए कि कल की घटना के बाद एक बार फिर से सेंस प्रिवेल करता है, तब तो चीजें बेहतर होती हैं, वरना एक नए युद्ध के दौर के लिए पूरी दुनिया को तैयार होना पड़ेगा, और ये बड़ा ही मुश्किल वाला दौर होगा ऊर्जा संकट का, जहां तक सवाल है। मकसूद यूके देवनाथ सर, आपका फर्स्ट कमेंट इसको लेकर, जो फ्रेश अटैक्स हुए हैं, ट्रंप और नेतन्याहू में बन रही है या नहीं बन रही है, दुनिया को दिखाया जा रहा है, ये एक बात। अगर ट्रंप इजराइल को मदद रोक देंगे तो क्या इजराइल खुद के दम पर ये सब इतना बड़ा हमला या बाकी और कुछ आगे प्लान कर पाएगा, चाहे वो उसे हथियार सप्लाई करना हो या उसे आर्थिक सहायता देना हो? लेकिन इस सब के बीच में ये ईगो कलेश कहें या खुद को बचाने की जंग कहें, ये आधी दुनिया क्यों पिस रही है? भारत इसमें क्यों पिस रहा है? हाँ मकसूद, देखो भारत की रोल इसमें मध्यस्थता में तो बहुत ज्यादा फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है।
भारत सरकार ने कभी भी पहल नहीं की है। हमारे एम्बेसडर ने ना अमेरिका में कभी बात की, ना ईरान में कभी बात की कि हम बहिष्कार करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, भारत जो है लगातार बहुत ही कॉशियस रहा है, अलर्ट रहा है। भारत के लिए पहला कंसर्न है कि कैसे देश के लिए कच्चे तेल यानी पेट्रोल, डीजल और गैस की जो सप्लाई है, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन है, उसको सुचारू रखा जाए। तो शुरुआती दिन में अगर हम याद रखें, भारत करीबन 27 देशों से कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल आयात करता था। अभी हम 43 से ज्यादा देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो रहे हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में भारत करीबन 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन इंपोर्ट करता था ऑन एन एवरेज। और हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी, उन्होंने कहा कि हम कच्चे तेल को दूसरे देशों से लाते रहेंगे। लेकिन मार्च और अप्रैल में थोड़ा डिप हो गया था, थोड़ा कम होकर प्रति महीने मार्च में और अप्रैल में 3.5 मिलियन बैरल पर डे आया ऑन एवरेज। लेकिन अब काफी सारे रूट्स खुल गए हैं, रूस से हम ज्यादा कच्चा सर, तेल कल से लेने लेकर लगे आज हैं। तक में कच्चा तेल आने वाला है। 2.25% क्रूड ऑयल बढ़ गया है। अब $95-96 को पार कर गया है वो। हाँ, फिर से यानी कि वो 100 पे जा रहा है। ऑयल का, और अगर आज रात को फिर अटैक हो गए तो कल हो सकता है 100 के पार चला जाए। हाँ मकसूद, देखो क्रूड ऑयल की जो फ्लक्चुएशन लिमिट है, अगर हम याद रखें तो वो $115 पर बैरल तक चली गई थी। तो फिलहाल भारत सरकार ने अलग अलग फंडिंग मैकेनिज्म तय करे हैं, जिससे कि कुछ ऑयल का जो शॉक है वो ऑयल कंपनीज झेल जाती हैं, कुछ ऑयल का जो शॉक है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एब्जॉर्ब कर लेता है। और बहुत अभी तक मकसूद महज 8% कच्चे तेल 8% इजाफा हुआ है पेट्रोल डीजल की कीमत में भारत में। तो बहुत छोटा इजाफा है दूसरे देशों के। हमारे अगर हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, एशिया के दूसरे देश देखें, सभी जगह पर पेट्रोल, डीजल, गैस जो है 40 से 80% बढ़ गया है। लेकिन मकसूद देखो, अभी अमेरिका में मार्को रूबियो ने कह दिया कि वेनेजुएल ऑयल आना शुरू हो जाएगा। और अमेरिका ने, मार्को रूबियो ने भारत को भी यह भरोसा दिया कि जितना मर्जी कच्चा तेल हम अमेरिका की जो ऑयल इंडेक्स है, लेकिन हमारी डिपेंडेंसी तो फिर अमेरिका पर बढ़ेगी ना, क्योंकि मार्को रूबियो सीनेट के सामने कहते हुए नजर आए कि हम भारत को रूस से तेल खरीदने से रोकेंगे। हाँ, देखो अभी अच्छा ये हो रहा है कि मजबूरी में अमेरिका जो है हमारे को पूरी तरह से रोक नहीं रहा है कि हम रूस से कच्चा तेल आयात बंद कर दें। क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि दुनिया के पूल में रूस का जो कच्चा तेल है वो एक अहम रोल अदा करता है। तो भारत जो है मार्च, अप्रैल, अभी मई, जून में भी रूस से ज्यादा कच्चा तेल ला रहा है। अमेरिका की सहमति है। हमारा विदेश मंत्रालय लगातार अमेरिका के सहयोग से ये सुनिश्चित कर रहा है कि अमेरिका हमारे ऊपर जबरदस्ती कोई बैन फिलहाल निकट भविष्य में ना लगाए। तो अगर आप देखो मकसूद, अमेरिका से जुलाई अगस्त तक अमेरिका हमें रूस से कच्चा तेल लाने में कोई विघ्न बाधा नहीं डालेगा। उसके बाद हमें सोचना पड़ेगा। अभी फिलहाल ये अनुमान है कि जून के महीने में हम 5 जो साइन हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट आज तक, जून के महीने में हम $5 मिलियन 5 मिलियन बैरल हर रोज लाने में सक्षम हो जाएंगे। तो शायद भारत में कच्चे तेल की आवक है वो प्राय उतनी ही हो जाएगी जितनी की जनवरी और फरवरी में थी। तो मकसूद इसके साथ ही ये उम्मीद की जाती है कि इंडिया में अगर युद्ध थोड़ा लंबा भी चला अगले 1-2 महीने में, भारत में पेट्रोल डीजल की जो कीमत है वो 8, 10, 14% पर लेकिन उसके इकोनॉमिक इंपैक्ट बड़े खतरनाक पड़ रहे हैं ना सर। जिस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपए की कंडीशन को हम देखें, अब जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट यहां पर आई है कि कितने अरब डॉलर का सोना भारत सरकार ने बेचा है, वो एक अलग मसला है क्योंकि इस पर कोई अभी साफ ना हाँ आया है सरकार का ना आया है। लेकिन कर्नल नैन, ये पश्चिम एशिया का जो संकट है ये कहां जाता हुआ आप देख रहे हैं, शांति या फिर युद्ध? क्योंकि पिछले दिनों मई में दौरा ट्रंप चीन का कर चुके हैं, पुतिन भी कर चुके हैं, नतीजा क्या निकला उसका? देखिए मकसूद, ये पूरा का पूरा गेम जो है ना, ये 2 जगह पे हम इस पे कंसंट्रेट कर सकते हैं देखने के लिए।
पहला है तेल का पूरा गेम, और दूसरा है जो गल्फ कंट्रीज हैं, इसके अंदर अमेरिका की जो बहुत पुरानी चाह है कि अब्राहम अकॉर्ड के अंदर सबके सबको आ जाओ, सब इजराइल को रिकॉग्नाइज करो, इजराइल बिकम्स ए सुपर पावर इन दिस स्मॉल गल्फ कंट्रीज, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अमेरिका, और सारे अमेरिकन इंटरेस्ट को वो देखता है। और जहां तक सवाल है तेल का, देखिए पिछले चंद हफ्तों में जब से ये सीज फायर हुआ है, $50 बिलियन का मुनाफा हुआ है अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर तेल बेच के। काफी देश ऐसे हैं जिनके ऑयल टैंकर सब डाइवर्ट हो गए हैं अमेरिका की तरफ, जो कि इधर को जा रहे थे। और अगर यहां पे कल की तारीख में हॉर्मुज ले लो, या आप बाब मंदेब का इलाका ले लीजिएगा, अगर यहां पे भी बंद करते हैं तो अमेरिका को तो फायदा ही फायदा है। अब रही बात तीसरी, इजराइल ने जो अपने पत्ते खोले नेतन्याहू ने, वो ये थे कि जो ईस्ट वेस्ट की पाइपलाइन है आपकी सऊदी अरब की, और जो कुवैत और ओमान से पाइपलाइन होकर के, और जो सऊदी अरब से होते हुए ये इजराइल की तरफ, जॉर्डन से होते हुए इजराइल से मेडिटेरेनियन सी तक जिसको डेवलप करने की बात की जा रही है, आप समझिए एक तरीके से हॉर्मुज बाईपास हो जाएगा, खासकर यूरोपियन कंट्रीज के लिए। और लेकिन तेल के इस पूरे गेम के ऊपर दबदबा किसका बन जाएगा? इजराइल का। तो अब देखिए स्टेटमेंट जो आ रही है अमेरिका की, हम 60 दिन का सीज फायर करने को तैयार हैं। क्यों भाई? आपके पास तो तेल है, रशिया के पास भी तेल है, चाइना का भी काम चल ही रहा है, बिल्कुल, लेकिन हमारी तो 80% के करीब एलएनजी इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आनी है ना। बेशक हमारे तो वहां से आना है ना, तेल हम कहीं से भी ले लें, एलएनजी की तो खपत या एलएनजी की जो निर्यात है वो तो बहुत लिमिटेड एरिया है। ऑस्ट्रेलिया के जो है वो 2-3 एलएनजी प्लांट्स है वो बंद पड़े हैं, वहां पे तूफान वगैरह आ गया। तो हमारे कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज जो है ये ज्यादातर पिस रही हैं, साउथ एशिया की कुछ कंट्रीज, और ये पिस रही हैं। लेकिन इस पिसने के अंदर ना रशिया चिंता दिखा रहा है, ना चीन चिंता दिखा रहा है, ना अमेरिका चिंता दिखा रहा है, हम लोग परेशान हो रहे हैं। अब अमेरिका का कहना यह है कि जब हमने कहा था आप लोगों से कि आइए हॉर्मुज खोलते हैं, तब तो आप आगे आए नहीं, तब तो आप चुपचाप बैठे रहे। बिल्कुल, हमने तो कहा था हमारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो मुश्किल से 1% लेते हैं यहां से। तो जियोपॉलिटिकली भी भारत के लिए एक बहुत बहुत टफ टाइम चल रहा है। अमेरिका से हमारी टेक्नोलॉजी से लेके, स्पेस से लेकर के, हमारे जो काफी हमारा एक ट्रेड है उनके साथ में, मानो या ना मानो, बहुत हाई लेवल का। ऑयल और एलएनजी की बात नहीं है, यूरिया संकट भी खड़ा हो जाएगा ऐसे वक्त में, जबकि मानसून के कमजोर होने की बात है, अल नीनो का इफेक्ट है। सरकार कह रही है राज्यों से कि आने वाले वक्त के लिए तैयारी करिए, 3 महीने सूखा हो सकता है बहुत से राज्यों में। तो कर्नल त्यागी इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। हाँ सर, आप प्लीज कंप्लीट करें 30 सेकंड में, फिर कर्नल त्यागी से फाइनल कमेंट लेंगे। उधर इजराइल के साथ आपका इंटरेस्ट क्या है? टेक्नोलॉजी का है और इंटेलिजेंस का है। अब अरब कंट्रीज के साथ क्या है? तेल का है, और आपका ये आप जो बोल रहे हैं फर्टिलाइजर्स का, जैसा आपने बताया कि अल नैनो के कारण इस बार जो है मॉनसून का 8% से 10% कम आने का पहले ही घोषणा हो चुकी है। तो वल्ले वारे नारे हो जाएंगे हमारे, अगर हमको फर्टिलाइजर भी नहीं मिला तो। ऊपर से हमने वो 80 करोड़ फ्री में राशन दे रखा है। तो हमारे पास तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी समस्या आने वाली स्कीम को चलाने के लिए। अब इसके अलावा आप ईरान पे आ जाइए, तो ज्योग्राफिकली और सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने के लिए, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, हम ईरान को नहीं छोड़ सकते। बेशक। तो आप सोच के देखिएगा कि ऐसी जियोपॉलिटिक्स के अंदर, और जिस प्रकार से हम लोग बैठे हैं आज की तारीख में, 30 सेकंड मुझे दिए थे सर, तलवार की नहीं सर, आप वो 30 सेकंड नैन साहब के लिए थे, आपको तो ज्यादा वक्त है, आप प्लीज बोले कर्नल त्यागी। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केवल एनालिसिस करने से समस्या सॉल्व नहीं होती। क्या ये समझ में नहीं आता कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से सबसे ज्यादा हिंदुस्तान को परेशानी है? कर्नल नैन ने बिल्कुल सही कहा, इट इज नॉट ओनली ए क्वेश्चन ऑफ पेट्रोलियम, ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ गैस ऑल्सो, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑल्सो, इट इज ए क्वेश्चन ऑफ हीलियम गैस ऑल्सो। हीलियम गैस भी तो हमको वहीं से आती है, जो हमारे अस्पतालों में एमआरआई में इस्तेमाल की जाती है। इन चीजों को हम क्या बर्दाश्त करते रहे? अब सवाल यही उठता है
कि अमेरिका को तो कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से। इसका मतलब अमेरिका जो काम कर रहा है वो पूरी दुनिया के लिए कर रहा है, उसे सक्सेस मिले या ना मिले, लेकिन वो काम तो कर रहा है। तो वो कंट्रीज जो अफेक्टेड हैं, क्या उन्हें अब इसमें प्रोएक्टिव रोल नहीं लेना चाहिए? मैं ये बात काफी समय से कह रहा हूँ। हिंदुस्तान तो अगर उसका इंटरेस्ट ना भी हो तो वसुधैव कुटुंबकम, हम तो दूसरों को मदद में भी आगे आते हैं। तो अब तो हम खुद अफेक्टेड है। तो क्या हिंदुस्तान को अपनी नेवी को या कम से कम स्टेटमेंट दिया जाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में हम भी अमेरिका के साथ हैं? और जैसे ही ये होगा यू विल फाइंड वो सब कंट्रीज, यानी कि चाहे उसमें फिलीपींस हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो। सर क्या ये करना इतना आसान है? जी, हमारी जिस तरह की फॉरेन पॉलिसी रही है, या जिस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस से, मतलब ये एनर्जी क्राइसिस नहीं, इस वक्त हम इकोनॉमिक क्राइसिस में भी घिरे हुए हैं, हम एंटर करेंगे उसमें। हाँ, तो हमको करना चाहिए सर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ऐसा नहीं है कि इसका प्रेसिडेंस नहीं है। पिछले साल हमने रेड सी में जब हुतीज ने वहां पे जहाजों के ऊपर अटैक करना शुरू किया था, हमने 35 अपने वारशिप वहां भेजे थे। अब अगर हम ये करें तो फिर प्रेशर पड़ेगा ना। अभी अमेरिका का और ईरान का तो स्टेलमेट हो गया, वो स्टेलमेट चलता रहेगा। क्या हम अगले 4 महीने तक सिर्फ इंतजार करते रहे कि अब क्या होगा? आज अमेरिका ने क्या किया, आज ईरान ने क्या किया? अरे दिस इज द टाइम, इनफैक्ट somebody has to take action, and who is that somebody? That somebody is I, means भारत, because भारत इस सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। अब इसमें यह ना समझा जाए कि अगर हम ये कर रहे हैं तो हम अमेरिका के पिट्ठू बन गए। नो सर, वी आर इंटरेस्टेड नॉट इन यूरेनियम एनरिचमेंट, वी आर इंटरेस्टेड के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए। नहीं तो एक नया डेंजर सामने दिखाई दे रहा है कि इसके साथ साथ बाब अल मंडेब ये भी बंद हो जाएगा। अगर बाब अल मंडेब भी बंद हो गया तो फिर यूरोपियन के साथ जो हमारा और दूसरी तरह का ट्रेड है वो भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए काफी समय हो भी गया, 3 महीने हो चुके हैं। अब इन 3 महीने के बाद भी इफ वी डू नॉट कम फॉरवर्ड, तो मैं ये कहूंगा कि ये एक किस्म का इनएक्शन होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, वक्त इतनी